साक्षी तो बीच में एग्जाम के टाइम पे भी ऑनलाइन भी नहीं आती थी ना? हाँ पहले दिन उसके, पर ऑनलाइन नहीं आती थी ना उसके भी। मैंने कितने लेक्चर्स में तेरे को तो ऑनलाइन देखा भी नहीं, नहीं आती थी ना। अरे मैं किधर बोला इंटेंशनली, मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि तू नहीं आती, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तू इंटेंशनली। वो लोग आग लगाने का कोशिश करेंगे, यू डोंट फॉल प्रे फॉर यार। हाँ ये देखो, अच्छा लग भाई, ये तो भी अच्छी लग रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आना पीपी में वापस आना, क्यों नहीं आएगी? पर अभी बोल रहा हूँ वो तो सुन, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन हमेशा अप्लीकेबल होता है ना? चलो गाइस, लेट मी गिव यू अ स्मॉल रिकैप। नहीं ना, लास्ट बाकी है ना अपने, एनओए का सब किया था ना अपने, एमएम बाकी था ना बेटा। देखो लास्ट लेक्चर क्या किया था, सम किया था ना, तो 4 तक ही किया था ना, एमएम बाकी है ना 5। ठीक है, ध्यान देना बच्चा लोग। सो क्वाइट 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 वेरी क्वाइट इंपॉर्टेंट है एमएम। अभी लास्ट टाइम तक हमने क्या पढ़ा था इसमें, तो व्हाट वी जस्ट डिड वाज टू अंडरस्टैंड, क्वाइट, व्हाट वी जस्ट वाज टू अंडरस्टैंड कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज कैसे काम करता है, बराबर है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में हमने क्या क्या पढ़ा कि वी आर ट्राइंग टू लुक इनटू कुछ क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन को एड्रेस करने का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा, कि वेदर वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म, करेक्ट है। तो हमने कुछ अजम्पशंस लिए एंड अपने को समझा कि वैल्यू ऑफ द फर्म तो हम बढ़ा सकते भी है, कभी कभी नहीं भी बढ़ा सकते। तो हम लोग ने 3 अप्रोचेस देखे। एक क्या था बेटा, नेट इनकम अप्रोच, दूसरा क्या था, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एंड देन वाज ट्रेडिशनल अप्रोच। सही बात है बेटा। नेट इनकम अप्रोच वाज वेरी पॉजिटिव, वो बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चरिंग से तुम्हारा वैल्यू ऑफ द फर्म हम बढ़ा सकते हैं। इसका अपना कुछ अजम्पशंस था, केई केडी दोनों क्या रहता है बेटा, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बिकॉज केई एंड केडी बीइंग ऑलवेज कांस्टेंट, जितना आप डेट को स्ट्रक्चर में लेकर आओगे उतना आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा, ऐसा उसने अपने को बोला। पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वाज टोटली अगेंस्ट इट। नेट ऑपरेटिंग अप्रोच क्या बोला कि केई को कांस्टेंट रखना, ये बहुत ही गलत अजम्पशन है ना। जितना आप डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लेकर आओगे उतना क्या होगा बेटा, आपको बेनिफिट तो मिलेगा, पर केई इज वेरी वेरी सेंसिटिव। तो जितना बेनिफिट मिलेगा उतना केई क्या करेगा, अपना कॉस्ट बढ़ा देगा, तो वो बेनिफिट कॉस्ट की वजह से निकल जाएगा। एंड वंस दैट बेनिफिट इज गॉन, तुम्हारा क्यू वापस वही लेवल पे आ जाएगा जो ओरिजिनल लेवल पे था। और ओरिजिनल लेवल क्या होता है, जब आपका डेट इज इक्वल टू 0, तो आपका एक बेंचमार्किंग लेवल होगा कि डेट इज इक्वल टू 0, उसके ऊपर नीचे वो नहीं जाएगा। अगर वो के ओ हिलने ही नहीं वाला, के ओ उतना ही रहने वाला है, तो देर इज नो स्कोप फॉर व्हाट बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच है, बोला तुम दोनों बहुत एक्सट्रीम एंड्स पे अजम्पशन ले रहे हो। एक अजम्पशन ले रहा है कि कहीं चेंज नहीं होगा, दूसरा अजम्पशन ले रहा है कहीं इमीडिएटली क्या होगा बेटा, चेंज होगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोला ऐसा नहीं है, एक लेवल तक के विल बी कांस्टेंट, केडी विल आल्सो बी कांस्टेंट। वो लेवल ऑफ डेट के बाद के विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, केडी स्टिल इज व्हाट बेटा, कांस्टेंट। और आप और डेट लेकर आओगे फिर केडी भी बढ़ने लगेगा। तो इनिशियल जब केई और केडी दोनों कांस्टेंट है, आपका केओ गिरेगा, केओ गिरेगा तो आपको बेनिफिट होगा। फिर केडी सेम रहेगा, केई बढ़ने लगेगा, तो आपका केओ क्या हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। एंड उसके बाद जब केवी ऑलरेडी बढ़ रहा है, केडी भी बढ़ने लगेगा, तब तो ऑब्वियसली केओ भी बढ़ेगा, केओ बढ़ेगा तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म गिरने वाला है। तो अप टू लिमिट आपको बेनिफिट मिलेगा, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उसमें भी ज्यादा आपने और डेट एम्प्लॉय किया तो उल्टा वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ने की जगह और क्या हो जाएगा बेटा, गिर जाएगा। ठीक है, ये अपना ट्रेडिशनल अप्रोच पड़ा। अभी नेक्स्ट अप्रोच जो हम देखने वाले हैं बेटा, दैट इज एमएम अप्रोच। एंड एमएम अप्रोच इज मोस्टली द नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच का ही वर्जन। बट एमएम अप्रोच अपने को मोर
प्रैक्टिकल व्यू दे रहा है ना। एमएम अप्रोच क्या दे रहा है बेटा, मोर प्रैक्टिकल व्यू दे रहा है, ठीक है। तो एमएम अप्रोच ने अपने को क्या बोला कि देखो इन द लॉन्ग रन एक फॉर्म होगा लेवर्ड, दूसरा फॉर्म होगा अनलेवर्ड, बाकी सब बीइंग द सेम, है ना, सिर्फ इतना ही डिफरेंस मान के चलते कि एक फॉर्म होगा लेवर्ड, दूसरा फॉर्म होगा अनलेवर्ड। तो जिसका भी वैल्यू ज्यादा होगा उसका शेयर होल्डर अपना से जो भी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग्स है वो ज्यादा वैल्यू के फर्म में बेच के वो क्या करने जाएगा, वो कम वैल्यू ऑफ द फर्म में इन्वेस्ट करने जाएगा, ठीक है। बट बिफोर और आफ्टर में स्ट्रक्चरिंग सेम होना चाहिए। तो मान के चल मैं लेवर्ड फर्म का शेयर होल्डर है, याद करो ये हमने लास्ट टाइम किया था। मान के चलो मैं क्या हूं बेटा, लेवर्ड फर्म का शेयर होल्डर हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेवर्ड फर्म का शेयर बेच के कहां जाने का कोशिश करूंगा, अनलेवर्ड में। पर अनलेवर्ड में फिर मुझे कॉर्पोरेट लेवल पे तो लेवरेज का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो वो सेम रखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पर्सनल लेवल पे वो डेट लूंगा, है ना, एंड मैं अनलेवर्ड फॉर्म में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे एक अजम्पशन क्या था कि आपको पर्सनल लेवल पे भी सेम लेवल एंड सेम इंटरेस्ट रेट पे डेट मिलेगा जो आपको कॉर्पोरेट को मिलता था, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होने लगेगा, तो मेरा देख के और भी बाकी सारे लोग करने लगेंगे। इससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो लेवर्ड फर्म है उसका शेयर का सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा तो उसका वैल्यू गिरेगा, और जो अनलेवर्ड फर्म है उसका शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका वैल्यू ऊपर आएगा। ऐसे करते करते लॉन्ग रन में दोनों का वैल्यू एक टाइम पे क्या आएगा बेटा, सेम। एंड जब वो सेम आएगा उसके बाद देयर इज नो स्कोप फॉर आर्बिट्रेज। तो यही प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज ना, वी हैव टू आइडियली लुक इनटू प्रैक्टिकल टर्म्स हाउ इट इज सॉल्व। अगेन एग्जाम में बहुत रेयर है ये वाला क्वेश्चन आना, बट इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, ठीक है, कि आर्बिट्रेज कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। उसमें दो तरीके होते हैं, मैं आपको ऑब्वियसली दोनों बताऊंगा। क्वेश्चन में एक ही पूछा है बट हम दोनों करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ द आर्बिट्रेज विल वर्क, ठीक है। अगर आएगा तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही आएगा, आने का चांस भी बहुत लो है, पर आएगा तो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो डरना मत कि यार आर्बिट्रेज का कभी क्वेश्चन आ गया, कोई इशू नहीं, हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ, ठीक है। ये चैप्टर में से ज्यादा वो जो छोटे वाले सम्स हमने किए थे ना, कि पहले डेट नहीं था फिर डेट लिया तो अभी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है या वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, वो वाला आने का ज्यादा चांस है। या तो थ्योरी आएगा, वो आपको पूछेगा एनओआई के बारे में बताओ, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताओ, डिफरेंस बिटवीन एनओआई एंड व्हाट बेटा, एनआई अप्रोच। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबल है आने के लिए, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं देन विल गो अहेड। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन 5 बोल रहा है देयर आर टू कंपनीज, पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड, belonging to equivalent risk group. The two companies are identical in every respect except that कि Q limited is what बेटा levered while P limited is what बेटा unlevered। तो unlevered levered, ठीक है, ये दो डिफरेंसेस है। The outstanding amount of debt of the levered company is 6 lakhs at what बेटा 10% debentures, एंड इसीलिए इसका इंटरेस्ट भी 60,000 है, ये समझा। इसका इंटरेस्ट भी इसीलिए कितना है बेटा, 60,000 है, ओके। फिर बोलता है अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द टू कंपनीज इज एज फॉलोस। अभी दोनों कंपनीज अपना कैपिटल स्ट्रक्चरिंग छोड़ के बाकी तो सेम ही है, तो वो लोग कमाता एक ही जैसा है, 1,50,000 1,50,000। ये कंपनी लेवर्ड है तो ये डेट का इंटरेस्ट पे करती है, यहाँ पे डेट का इंटरेस्ट नहीं है, तो ये 1,50,000 1,90,000 दोनों का कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तुमको समझते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसा आया होगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.15। तो दिस इज द अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन व्हाट बेटा, के। याद करो ये होगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट तो 6 लाख ही था, विच इज नथिंग बट आई अपॉन व्हाट बेटा, के डी, विच इज नथिंग बट 6 लाख। सो टोटल वैल्यू यहाँ का 10 लाख है, यहाँ 10,50 है। तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है बेटा, लेवर्ड का ज्यादा है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट केओ इज 15%, 14.33, डेट इक्विटी रेशियो इज 1.33, ठीक है, ओके। अब मेन पार्ट आता है, बोलता है एन इन्वेस्टर ओन्स 5% इक्विटी शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। क्यू मतलब किसमें, लेवर्ड में कि अनलेवर्ड में, लेवर्ड में, है ना, हायर वाला वैल्यू। शो द प्रोसेस एंड द अमाउंट बाय विच ही कुड रिड्यूस हिज आउटले थ्रू द यूज ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस, इज देयर लिमिट टू द प्रोसेस, ठीक है। फिलहाल ये जाने दो, अपने को इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर के पास कितना है बेटा इक्विटी शेयर, 5%, ठीक है। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। अब तुम सोचो एज ए इन्वेस्टर मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, आराम से ले रहा हूं एकदम, एक एक स्टेप समझने का कोशिश करो, ठीक है। मैं हूं
शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड, ठीक है, होल्डिंग 5% शेयर्स, सही बात है। मैं हूँ शेयर होल्डर्स ऑफ व्हाट बेटा, क्यू लिमिटेड, होल्डिंग व्हाट बेटा, 5% शेयर्स। ओके, अब तुम सोचो कि क्यू लिमिटेड का वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 4.5 लाख। ये 4.5 लाख 100% का होगा, सारे शेयर्स का मिला के है ना बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो अपन लिखते हैं इधर कि यार वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ क्यू लिमिटेड फॉर व्हाट बेटा, 100% इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 4,50,000। ये 4,50,000 क्या है समझते हैं, मार्केट वैल्यू है। तो अगर सारे इक्विटी शेयर बेचेंगे तो अपने को 4.5 लाख रुपए मिलेगा। तो मैं अगर मेरा 5% बेचूंगा तो कितना मिलेगा, तो हम लोग बोलता है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ क्यू लिमिटेड फॉर कितना, 5% इक्विटी शेयर कितना, 22,500। सही बात है बेटा, मेरे को 22,500 रुपए मिलेगा, मैं मेरा इक्विटी बेचा तो। अब ये 22,500 का मैं क्या करूंगा, मुझे पी लिमिटेड में क्या करना है बेटा, इन्वेस्ट करना है। मुझे पी लिमिटेड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो अब है ना, पर इशू क्या है बेटा, कि देखो मैं पहले क्यू लिमिटेड में था, ठीक है, तो क्यू लिमिटेड में इक्विटी प्लस डेट ये मेरे को कॉर्पोरेट लेवल पे मिलता था। अब मैंने मेरा सिर्फ इक्विटी शेयर बेचा तो मुझे 22,500 मिला। अब ये 22,500 मैं पी लिमिटेड के इक्विटी में लगाऊंगा तो मुझे डेट का बेनिफिट नहीं ना मिलेगा। तो वो करने के लिए मैं अब पर्सनल लेवल पे क्या करूंगा बेटा, डेट बोरो करूंगा, ताकि मेरा पहले जैसा हो जाए। पहले कैसा था, मेरा इक्विटी को डेट का बेनिफिट भी तो मिलता था कॉर्पोरेट लेवल पे। मतलब तुम सोचो यहाँ पे अगर जस्ट अमाउंट ऐसी बोल रहा हूं कि यहाँ पर अगर इक्विटी का 5 लाख रुपया लगाए और डेट का 5 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपए पे तुम अगर 20% पे कमा रहे हो, अज्यूमिंग तो 20% पे कमा रहे हो, तो तुम कितना कमा रहे हो, 2 लाख। पर डेट इज ओनली एट व्हाट बेटा, 10%। तो तुमको वो रियलाइज होता है कि डेट के 5 लाख पे भी हमने 20% कमाया, पर देना डेट को कितना है, 10%। बाकी का बेनिफिट किसको मिल रहा था, इक्विटी को मिल रहा था। ये कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा था। अब क्या होगा, बिकॉज मैंने मेरा इक्विटी का हिस्सा बेचा और मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा, अब ये डेट का बेनिफिट जो मेरे को पहले मिल रहा था ना, वो अब नहीं मिलेगा ना। तो उसको सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पर्सनल लेवल पे यहां पे डेट लूंगा सेम एट 10%। पर्सनल लेवल पे डेट लूंगा एट व्हाट बेटा, 10%, जस्ट फॉर द नंबर्स। ओके, करेक्ट नहीं, पर जस्ट फॉर द नंबर्स। मान के चल मैंने इधर 10,000 रुपए का डेट लाया, तो अब मैं 32,500 इधर इन्वेस्ट करूंगा। अब शायद ये कंपनी भी 20% कमाएगा। ओके, तो अब मुझे कॉर्पोरेट नहीं, पर मुझे मेरे पर्सनल लेवल पे वो सेम बेनिफिट मिलेगा ना, कि ये 10,000 ने भी 20% कमाया, पर मुझे डेट वाले को कितना देना पड़ेगा बेटा, सिर्फ 10%। तो तुमको समझता है मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे को एक्स्ट्रा 10% पहले कॉर्पोरेट डेट की वजह से मिल रहा था, वो उसी तरीके से मैं एक्स्ट्रा 10% अभी पर्सनल डेट से निकालने का कोशिश कर रहा हूं। तभी तो मेरा पहले और बाद का पोजीशन सेम आएगा, नहीं तो आर्बिट्रेज में कोई मतलब नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैम का, जो तुमको ध्यान में रख के समझ, कि व्हाई आर वी चेंजिंग कॉर्पोरेट डेट टू व्हाट बेटा, पर्सनल डेट। मैं वापस बता रहा हूं, प्लीज ध्यान करो। पहले कॉर्पोरेट लेवल पे अगर कॉर्पोरेट के पास 5 लाख इक्विटी है, 5 लाख डेट है, तो मुझे मेरा एक्स्ट्रा 10% मिलता था। क्यों, क्योंकि टोटल 10 लाख पे कंपनी कमाता था 2 लाख, मतलब 20% कमाता था, पर डेट को देता था सिर्फ 10%। एक्स्ट्रा 10% का फायदा किसको मिलता था, इक्विटी वालों को मिलता था। तो मैं पर्सनली नहीं ले सकता था, बट कंपनी के थ्रू मुझे वो एक्स्ट्रा 10% का फायदा मिल रहा था। अब मैंने मेरा इक्विटी बेचा तो मेरे को 22,500 मिला। अगर मैंने ये सिर्फ 22,500 इधर लगाया पी लिमिटेड में, तो पी के पास तो डेट है ही नहीं। तो बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल पे अब मुझे डेट का फायदा नहीं मिलेगा, पर मुझे तो सेम रखना है ना मेरा पोजीशन। तो वो रखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पर्सनल लेवल पे डेट उठाऊंगा। अब कायदे से इट हैज टू बी इन द सेम प्रपोर्शन,
जो डेट कहाँ था बेटा, कॉर्पोरेट लेवल पे था, वो हम सम सॉल्व करने के टाइम पे करेंगे। बट अब अगर मैंने 10,000 इधर बोल दिया, तो अब क्या होगा, मेरा 10,000 प्लस 22,500, 32,500, ये 32,500 इधर इन्वेस्ट होगा, ये भी 20% कमाएगा। अब मुझे पूरा 20 मिलेगा, उस 20 में से मैं सिर्फ डेट का 10% दूंगा, तो एक्स्ट्रा 10% तो मेरे पास ही रह जाएगा ना वापस, जस्ट लाइक द कॉर्पोरेट वाला। तो वो कॉर्पोरेट को मैं क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा मेरे साथ। ओके, यहां तक समझ रहे हैं? तो अब टू डू दैट आई विल गो ahead and take a पर्सनल लोन। अब द क्वेश्चन इज सर कितने का लोगे, क्वेश्चन इज क्या बेटा, कितने का लोगे? तो ना अपने को सेम प्रपोर्शन का लेने का है, जो प्रपोर्शन में मैंने पहले लेके रखा था, है ना, जो प्रपोर्शन में मैंने पहले लेके रखा था। द बेस्ट इजिएस्ट वे इज, देख पहले मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इक्विटी का वैल्यू इतना था, दिस वॉज 100%, दिस वॉज 100%, इसमें का मेरा निकला 22,500, कितना, 5%। वैसे डेट में का भी 5% निकालो तो 30,000 होगा, तो 30,000 रुपए का मेरे को क्या लेना पड़ेगा, लोन। मैं 5% हूं ना, तो सब में 5% हूं, तो जैसे इक्विटी में 5% था, वैसे डेट में भी 5% था, तो 6 lakhs का 5% कितना आएगा, 30,000। दैट मच बेनिफिट, आई शुड गो अहेड एंड टेक। एक और तरीका, इन्होंने मेरे को ये रेशियो दिया है 1.33, डेट टू व्हाट बेटा, इक्विटी। तो डेट 6 लाख का था, तो इक्विटी 4.5 लाख, 5 लाख का था। करो 6/4.5, आया 1.33। तो अब मैं बोलता हूं कि पहले इक्विटी डेट कितना था, 6 लाख, तो ये था 4.5, तो अब कितना है, 22,500। अब कितना है बेटा, 22,500, तो ये कितना बनेगा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 22,500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4.5, आएगा 30,000। आया आया आया। तो इजीएस्ट वे क्या था, 6 लाख का 5%। अदर वे से भी हम समझा सकते थे, बट द इजीएस्ट वे वाज 6 lakhs का 5%। यू हैव टू कीप इट इन द सेम प्रपोर्शन, बेटर है। तो मैं कितना लूंगा बेटा, इधर पर एक पर्सनल लोन 6 लाख का भी कितना बचा, 5%, विच इज 30। अब मेरे पास जो पैसा आया है 52,500, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा इन वॉट बेटा, बी लिमिटेड। सही बात है? ओके। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ पी लिमिटेड। अब मुझे पी लिमिटेड में जाना है ना बेटा, तो उसका 10 लाख रुपए है। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज हाउ मच बेटा, 10 लाख। तो टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 10 लाख रुपया। अब तू सोच बेटा, अगर मैं इसका टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी 10 लाख है, और मैं कितना इन्वेस्ट करने वाला हूं, 52,500, तो मैं कितने परसेंटेज का शेयर होल्डर बनूंगा, है ना? तो शेयर परसेंटेज ऑफ व्हाट बेटा, पी लिमिटेड इज 52,500 अपॉन 10 लाख इंटू 100, मैं 5.25% का शेयर होल्डर बनूंगा। देखो पहले वाले कंपनी में मैं सिर्फ 5% शेयर होल्डर था, बट उसका वैल्यू ज्यादा था, तो वो ज्यादा वैल्यू को मैंने कम वैल्यू के कंपनी में लगाया, तो मेरा शेयर होल्डिंग्स क्या हो गया बेटा, बढ़ गया ना। 5 से कितना हो गया, 5.25। को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? स्लोली स्लोली। ठीक है, मेरा शेयर होल्डिंग्स क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। मैं बोला चलो वेरी गुड, शेयर होल्डिंग्स बढ़ गया। अब तुम बोलो मेरे को कि ये कंपनी में जो जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको कितना पैसा मिल रहा है बेटा, उनको मिल रहा है 1.5 लाख रुपया। ये कंपनी में जो इक्विटी शेयर होल्डर, उनको कितना मिल रहा है, 1.5 लाख। ये 1.5 लाख पर 100% का है, मुझे कितना मिलेगा इसमें, 5.25%, है ना? तो अब मैं कंपेयर करूंगा पी लिमिटेड एंड व्हाट बेटा, क्यू लिमिटेड। ठीक है, पी लिमिटेड में 5.25% का मालिक, क्यू लिमिटेड में मैं सिर्फ 5%। ठीक है, सो इधर अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ 100%, है बेटा, 100%। इसका 1,50,000 था, इसका कितना था, 90।
ठीक है। सो उसमें से आवर अर्निंग्स कितना आएगा 5% का, करेक्ट है। सो 1,50,000 7.5, 5.25 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 7.8, और ये कितना 4.5 था। ओके, अब तुमको समझा ये कम है, ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि इधर कॉर्पोरेट लेवल पे इंटरेस्ट पे हो चुका है, इधर इंटरेस्ट अभी तक पे हुआ ही नहीं है। पर क्या मैं अभी खुश रहूं ये बोल के, अरे मेरा 7,875 हो गया, पहले 4.5 था? नहीं भाई, तूने पर्सनल डेट लिया है ना, वो पर्सनल डेट का तुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ऑन व्हाट बेटा? पर्सनल लोन है ना, ये तो नहीं आएगा, नहीं सॉरी, इधर तो आएगा, कितना आएगा? 10% है ना, 3,000। एंड यहां पे नहीं आएगा क्योंकि यहां पे कंपनी ने कॉर्पोरेट लेवल पे इंटरेस्ट पे करने के बाद 90 मिला है। समझा क्या? कंपनी ने कॉर्पोरेट लेवल पे इंटरेस्ट पे करने के बाद 90 मिला है। तो अब मेरे को समझेगा, मेरा फाइनल अर्निंग पहले था 4.5, अभी कितना आएगा? इसी तरीके से सक्सेसफुली आर्बिट्रेज प्रोसेस करके आपने अपना अर्निंग्स को क्या किया बेटा? बढ़ा दिया। अब ये मैंने किया, मैं खुश हो गया। फिर संयुक्ता ने देखा, संयुक्ता बोले, अरे आशीष सर ने अपना अर्निंग्स बढ़ाया, संयुक्ता ने भी किया। फिर प्रियंका ने देखा, प्रियंका ने भी कर दिया। ठीक है, ऐसा करते करते बहुत लोग करने लगे। अब क्या हो गया? क्यू लिमिटेड का शेयर्स का डिमांड कम हो गया, बेच बिक रहे हैं ना, और पी लिमिटेड का शेयर्स का डिमांड बढ़ने लगा। इन द लॉन्ग रन ये होने के बाद दोनों का शेयर्स का डिमांड क्या हो जाएगा बेटा? शेयर्स का वैल्यू सेम। फिर शिफ्टिंग में कोई भी फायदा नहीं बचेगा, फिर आर्बिट्रेज प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से एमएम बोलता है कि एक हद तक तुम बेनिफिट ले सकते हो, पर उसके बाद बेनिफिट पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाट एमएम इज टेलिंग। ठीक है, ये वन ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन एमएम क्या बोलता है मालूम है? कि रादर देन, ध्यान से सुन, रादर देन इन्वेस्टिंग मोर इन द अदर कंपनी, यू ओनली इन्वेस्ट जितना तू पहले कमाता था। मतलब यू ओनली इन्वेस्ट ओनली टिल 5%, ओनली टिल व्हाट बेटा? 5%। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है, मैं ब्लू में लिखता हूं कि आई हैव अवेलेबल मनी टू इन्वेस्ट। कितना है बेटा? 52,500 है ना मेरे पास, 22,500, और मैंने वो 30 का क्या किया बेटा? लोन निकाला। तो मेरे पास आज अवेलेबल मनी कितना है बेटा? 52,500। पर मुझे अभी पूरा 52,500 नहीं डालना है, मुझे ओनली अक्वायर करना है 5% इन वॉट बेटा? पी लिमिटेड। तो मेरा कितना पैसा जाएगा? 50,000। 10 लाख का 5% ना बेटा, तो मेरा कितना पैसा जाएगा? सिर्फ कितना जाएगा बेटा? 50,000। ठीक है, अब ये बोलता है कि तेरे पास फिर भी 2,500 इज व्हाट बेटा? मनी लेफ्ट, ये लेफ्ट है। अब ये बोलता है कि अब तो अगर पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड का कंपैरिजन करेगा तो इधर भी 5% का मालिक है, इधर भी 5% का ही मालिक है। अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पर इधर कितना था? 1.5 लाख रुपया टोटल था, इधर 90,000 रुपया टोटल था। उसमें से तेरा हिस्सा कितना था? अब 1.5 लाख का 5%, तो 7,500। इधर तुझे मिलता था 4,500। ओके, पर इधर तुझे 3,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब तू इधर 4,500 रुपया कमाएगा, पहले भी 4,500 रुपया ही कमाता था। अब द क्वेश्चन इज सर, फिर फायदा थोड़ी हुआ? फायदा हुआ ना। ये जो 2,500 रुपया बचा है, इसको यू विल इन्वेस्ट फर्दर टू व्हाट बेटा? गेन इनकम। इसको मैंने किधर भी कुछ भी इन्वेस्ट किया तो भी मुझे एक्स्ट्रा पैसा तो आएगा ही ना। अभी वो अपने को नहीं बताया, बट मैं इन्वेस्ट तो कर सकता हूं। तो टेक्निकली अभी मैंने क्या किया, ये वाला ना तुमको पूछा है, यहां पे तू अपना आउटले रिस्ट्रिक्ट करता है। आउटले को तूने क्या किया? ओनली रिस्ट्रिक्ट किया टिल व्हाट बेटा? सेम 5%। बट द एक्स्ट्रा मनी लेफ्ट कैन बी स्टिल इन्वेस्टेड फर्दर टू गेन व्हाट बेटा? फर्दर इनकम। यहाँ पे तो तुझे अभी दोनों 4.5 4.5 ही हुआ, अभी जो भी 2,500 से एक्स्ट्रा आएगा वो तो आर्बिट्रेज के वजह से एक्स्ट्रा पैसा। दूसरा ऑप्शन की यू कैन इंक्रीज योर व्हाट बेटा? शेयर होल्डिंग्स टू एक्चुअली में अर्न व्हाट बेटा? हायर इनकम। ठीक है,
अपने को ये पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में कि ये पूछते हैं, देखो, शो द प्रोसेस एंड द अमाउंट बाय विच ही कैन रिड्यूस हिज व्हाट बेटा outlay through the use of the arbitrage process. Are there any limits? Yes, there are limits. In the long run it cannot be sustained. क्लियर है? तो अभी मैंने ना लिखाया अच्छे से है, तुमको लिखते लिखते समझ के लिखना एकदम आराम से। नहीं लिखा मैंने। यार बढ़ाया उसने दो बढ़ाया रुकना, एक मिनट, एक मिनट। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर, क्या है? एक मिनट दो, हम एक चलो ये लिख दो बेटा। चलो लिखना स्टार्ट।
हियर वी कंप्लीट अपना थ्योरी, सॉरी प्रैक्टिकल वाला पार्ट। थ्योरी का थोड़ा सा अपना बाकी था, एक बारी देख, नहीं थ्योरी भी कर दिया ना अपन, ये भी हो गया है। नहीं नहीं, एक चैप्टर अपना बचा है, वो अपन स्टार्ट कर लेते हैं अभी। चलो 1 मिनट दो, आई जस्ट स्टॉप दिस।